साथियों, मैं यहाँ हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। परंतु पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूँ और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल NLO के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ ही NLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सब के बीच में मौजूद NLO के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, पिछले 10 सालों से यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में BJP की सरकार चल रही है और अब चुनाव सर पर है तो ये BJP के लोग फिर से आपके बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करने वाले हैं। परंतु साथियों, इस बार आप सबको वोट डालने से पहले इनसे कुछ ज़रूरी मुद्दों पर सवाल करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूँगा। मैं आपसे कहूँगा इनसे सवाल ज़रूर करें शिक्षा पे, रोज़गार पे और यहाँ हरियाणा में बढ़ती हुई महंगाई पे। साथियों, यहाँ मौजूद सभी माँ बाप और युवा साथियों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या मिला है आप सबको शिक्षा के नाम पर इस BJP की सरकार में? बताइए साथियों। पिछले BJP की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों से सरकार ने यहाँ पे
5,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया। साथियों, एक तरफ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार हमारे प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का काम कर रही है। साथियों, आज प्रदेश में 2,200 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 1,000 से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब उन स्कूल बचे कुचे स्कूलों में और अगर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे तो आप ही बताइए कि क्या यहाँ हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ही बताइए, अगर इस तरह सरकार चलती रही तो क्या वो आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं। बताइए, हाथ उठा के बताइए, आपको लगता है खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं। साथियों, बीजेपी के शासनकाल के दौरान शिक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर लीक की खबरें हमें आए दिन सुनने को मिलती आ रही हैं। साथियों, ऐसा कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती के परीक्षा के पेपर पिछले 5 से 10 सालों में ना लीक हुए। आप ही बता दीजिए, जो हमारे युवा साथी आज यहाँ मौजूद हैं, आपने कितनी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी और कितनी आपके परीक्षाओं के जो दिए हुए पेपर हैं वो लीक हो गए और आपको नौकरी नहीं दी गई। बताइए, यहाँ मेरे जितने भी युवा साथी हैं, हाथ उठाकर बताइए। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। एक ने सरकार में रहकर कुछ नहीं किया और दूसरा विपक्ष में रहकर भी हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठा पाया। तो साथियों, आप बताइए, क्या ऐसी पार्टियों को हक है सत्ता में आने का दोबारा? बताइए, हक है कि नहीं? साथियों, आने वाले इस विधानसभा आम चुनाव में इसका जवाब आप यहाँ अपनी बीएसपी और एनएलओ पार्टी के सामने वाला निशान व बटन दबाकर अपने यहाँ प्रत्याशी को जिताकर और हमारे अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर उनको खदेड़ बहार कर ये जवाब जरूर देंगे। साथियों, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार जो गरीब विरोधी नीतियों पर चल रही है और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह इस योजना के तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए बहन जी ने उत्तर प्रदेश में खर्ची थी। और इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 5,550 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स का निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, पहली बार बहन जी ने हॉस्टल्स में गरीब वंचितों के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का भी इंतज़ाम सुनिश्चित किया था। साथियों, एजुकेशन की बात है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके साथ साथ बहन जी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलीटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज़, 200 से अधिक इंटर व डिग्री कॉलेजेस और 550 से ज़्यादा हाई स्कूल्स और 5,500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स और 100 से अधिक ITIs का बनाने का काम किया था, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो आप सोचिएगा साथियों, जब आप अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो आपके प्रदेश में कितने ही हज़ारों स्कूल खोलेंगे और आपके बच्चों को पढ़ने की इच्छा पूरी कराएंगे। साथियों, ये लिस्ट बहुत लंबी है कि कभी कभी सोचकर मुझे हैरानी होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों,
अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना कोई चाहे तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कितने दिल से यहाँ पर आपके बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का काम किया है। तो उनकी असलियत, उनकी मंशा आप सब लोग समझते हैं। परंतु साथियों, बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में यहाँ पर हमारे बच्चों के रोज़गार के लिए भी कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हरियाणा में 40% युवा बेरोज़गार घूम रहा है। इतना ही नहीं, 10 साल सरकार में होने के लगातार बाद भी आज 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। तो साथियों, आप समझ जाइए कि एक तरफ 40% युवा बेरोज़गार घूम रहा है और दूसरी तरफ सरकार के पास 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। आप समझ जाइए कि किस तरह ये सरकार, वो चाहे तो कल रात ही, आने वाले कुछ दिनों में ही हमारे सभी युवाओं को रोज़गार दे सकती है। परंतु वो ये रोज़गार देने की बजाय कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाकर परमानेंट जॉब्स को और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के तहत यहाँ लोगों को रोज़गार दे रही है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये जो परमानेंट जॉब्स हैं, इसके तहत आपको संविधान में दिया गया जो आरक्षण है वो मिलेगा, परंतु कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो साथियों, ये सरकार सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों का आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है। साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार ऐसे काम कर रही है जहां हमारे लोगों को गरीब और कमज़ोर बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ही सरकार चला रही है जो ऐसी बीजेपी की तरह उन मुद्दों पर उसे घेर नहीं रही तबकि वो ऑपोजिशन में बैठी है। साथियों, आप लोगों को समझना होगा कि किस तरह बीजेपी आपके बच्चों को, आपके भविष्य को ख़त्म करने का काम कर रही है और कांग्रेस उनका चुपचाप विपक्ष में बैठकर उनका साथ दे रही है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ ऐसी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने यूपी में 90,000 से ज़्यादा अधिक शिक्षकों को नौकरी दी थी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया था, 2 लाख से अधिक जवान पुलिस फोर्स में भर्ती की थी और 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के कमज़ोर लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरियों देने का काम किया था। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन किया था और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीद के दाम भी दुगने कर दिए थे। साथियों, उसी तरह जब आप अभय जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे तो उसी तरह यहाँ पर भी आपकी फसल का सही दाम दिलाने का हमारे मुख्यमंत्री जी आप लोगों का पूरा काम करेंगे। साथियों, महंगाई पे मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। बीजेपी की सरकार एक तरफ बोलती है कि मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाकर कि हमने मित्रों, आज बीजेपी के सरकार ने 80 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, परंतु इन्हें समझ नहीं आता कि अगर आप 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 80 करोड़ जनता अपने पैरों पर खुद खड़े होकर अपने आप कमा नहीं सकती, अपने आप राशन नहीं खरीद सकती। तो साथियों, जो सरकार आपके समाज को, आपके भविष्य को इस कदर खोखला कर दे कि वो अपने घर में खुद ही राशन खरीद कर अपने माँ बाप को ना खिला सके, तो क्या ऐसी सरकार
को आप चाहेंगे कि वो सत्ता में बनी रहे या नहीं? तो साथियों, समय आ गया है ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। साथियों, इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से और मेरी तरफ से मेरे साथ साथ में खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थ में अपने जाल में आप लोगों को फंसाकर आपके वोटों का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अति महत्वपूर्ण देन है। और मैं आप सभी से ये भी खास अपील करता हूँ कि आपके यहाँ जिन क्षेत्र में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बीएसपी का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी वोटों से यहाँ ज़रूर जिताने का काम करें। और अब अंत में मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हुए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चौधरी देवीलाल को जाके पत्रकारों ने बताया कि चौधरी बंसीलाल ये कह रहा है। चौधरी देवीलाल ने कहा कानून बना दूंगा। मैं विधानसभा में कानून बना करके और जो वायदे लोगों के साथ किए उनको पूरा करूंगा। कैबिनेट की बैठक बुलाऊंगा और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहूंगा जा लिख करके लेके आ 10,000 तक का किसान का कर्जा माफ, निचली लाइन में लिख 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन और उससे नीचे लिख 5100 रुपया गरीब के कन्यादान के। और कैबिनेट में प्रस्ताव रखूंगा और कैबिनेट से बोर्ड लगाऊंगा और नीचे दस्तखत कर दूंगा देवीलाल। उन्होंने जो वायदे लोगों के साथ किए कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से पूरा करने का काम किया। हमने भी आपस में बैठ करके तय किया था कि हम लोगों को अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जो सुविधाएं देने की बात कहेंगे उसको पूरा करेंगे। उसमें मुख्य जो 9 बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैनिफेस्टो के अंदर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन 9 प्रमुख चीज हमने रखी है कि हमारी दोनों पार्टियों की बैठक से गठबंधन के ऐलान से पहले ये फैसला हो गया था कि अगर लोगों ने हमें पर विश्वास किया, भरोसा किया, सत्ता सौंपी, तो चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन आज से 35 वर्ष पहले 100 रुपया बढ़ाई थी, जो बढ़ करके केवल 3,000 तक पहुंच पाई है। महंगाई कई गुना बढ़ गई। हमने फैसला किया कि अगर एक कर्मचारी को पेंशन के रूप में सालाना महीने का लाख रुपया मिल सकता है, तो फिर बुजुर्ग आदमी को 7500 रुपया महीना सरकार को देने में क्या दिक्कत है। हम 7500 रुपया बुढ़ापा पेंशन करेंगे। जहां बुजुर्ग को 7500 रुपया पेंशन का देंगे, वहीं उसके साथ साथ साथियों हर नागरिक को
आज चार सबसे बड़ी जरूरत है। आज बिजली चाहिए, आज पानी चाहिए, आज हर बच्चे को शिक्षा चाहिए और हर बीमार को चिकित्सा चाहिए। हमारा राज बनने के बाद ये चारों चीज हर नागरिक को मुफ्त में मिलेगी। कोई एक नया पैसा किसी को खर्च नहीं करना पड़ेगा। लोग कहते हैं 65 साल वाला जिसकी उम्र हो जाएगी, 70 साल हो जाएगी, उसको 5 लाख रुपए का इलाज करवा देंगे। हम कहते हैं परमात्मा ना करे कोई आदमी अस्वस्थ हो, लेकिन कोई आदमी बीमार होगा, उसकी बीमारी पे जितना भी खर्च आएगा, टोटल का टोटल खर्चा जो है सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। एक पैसा उसके घर से नहीं लगेगा। इसी तरीके से महंगाई बढ़ गई। इस गैस के सिलेंडर के ऊपर बहुत राजनीति हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गैस का सिलेंडर काख में रख करके सड़कों के ऊपर अर्धनंगर होकर के प्रदर्शन करते थे। महंगाई बढ़ रही है, हम रोक लगा देंगे। रोक लगाने के बजाय 1100-1200 रुपये कीमत कर दी। जिसकी कीमत केवल 250 रुपये है, उसकी कीमत को बढ़ा दिया। आजकल कांग्रेस वाले कहते हैं 500 का सिलेंडर दे देंगे। ये हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, तब इसने सस्ता क्यों नहीं किया? तब कौन था रोकने वाला? अरे ये हुड्डा जो कहता है कि मेरा राज बनने के बाद, मुझे लगता है इसका राज तो अगस्त में बढ़ जाएगा। ये ईडी वाले अगस्त में ले जाएंगे इसको। जो राज के सपने देख रहा है, मुझे लगता है मुझे जाकर के तिहाड़ में मिलकर के आना पड़ेगा इससे। साथियों, कांग्रेस वाले तो केवल छलावा कर रहे हैं कि हम 500 का कर देंगे। आप हर घर में जाकर के हर माता और बहन से कह सकते हैं खुल करके कि महीने की 1 तारीख को गैस का सिलेंडर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की तरफ से आपके घर में मुफ्त आया करेगा। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं उसके साथ साथ हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपया उसकी रसोई का खर्च का भी देंगे। मुझे एक पत्रकार ने पूछ लिया, बिजली कैसे मुफ्त दोगे? मैंने कहा मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पे बैठा है। जिस दिन लोगों ने बैठा दिया, मैंने कहा हर घर की छत के ऊपर आज सोलर का जमाना है। हर घर के छत के ऊपर सोलर लगाऊंगा और हर घर के अंदर मुफ्त में बिजली का बंदोबस्त करके देने का काम करेंगे। जो सोलर 80% आज की तारीख में जिस पे सब्सिडी है, 20% सब्सिडी प्रदेश की तरफ से देंगे और 100% सब्सिडी के साथ हर घर पे सोलर लगा करके मुफ्त में बिजली का इंतजाम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, जहां हमने सरकारी नौकरियां दी, रोजगार दिया, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, वहीं उसके साथ साथ जो नौजवान साथी किसी वजह से रोजगार नहीं पा सके थे, हमने उनको उस वक्त में 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। अब हम कानून बनाएंगे, जिस घर से पढ़ा लिखा कोई एक व्यक्ति भी रोजगार और नौकरी में नहीं होगा, हम उस हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जिन घरों से बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। हम उनको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ के साथ पिछली बार कांग्रेस वालों ने बड़ा शोर मचाया था, जब हुड्डा मुख्यमंत्री था, स्वराज जा रहा था,
तो गरीब आदमी का वोट कैसे हासिल किया जाए उसके लिए कह रहा था हर गरीब को 100-100 गज के प्लाट दूंगा, क्योंकि सत्ता से बाहर हो रहा था, वोट लेना चाह रहा था। अगर नीयत ठीक होती, 10 साल सत्ता में रहा था, उस वक्त कानून के तहत 100-100 गज के प्लाट दे सकता था। आप लोगों के बीच में जाकर के कहना कि बीजेपी बसपा की और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओ। जब दोनों पार्टियों की सरकार बनेगी तो हर गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके भी देंगे। साथियों, पोर्टल से दुखी हो कि नहीं हो? कितने दुखी हो? तुम अकेले दुखी नहीं हो, पूरा प्रदेश दुखी है। ये पत्रकार जो खड़े हैं, इन पत्रकारों ने पोर्टल ने मार के रख रखा है। तुम भी परेशान हो कि नहीं हो? बोल के तो बता दो। ये भी बहुत परेशान है। ये पोर्टल बंद करेंगे और केवल एक कार्ड रखेंगे। पहले राशन कार्ड हुआ करता था, फिर से राशन कार्ड बनाएंगे और सारी सुविधाएं राशन कार्ड पे देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आज जो सरकारी नौकरियां हैं, ये कहते हैं पर्ची और खर्ची बंद कर दी। पर्ची और खर्ची बंद नहीं हुई, प्रचलन बढ़ गया। अब तो पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के बैग मिलते हैं, और जब करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं तो जो पैसे लेने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके कहीं उन बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम किया जा रहा है। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद इस अनुबंध की नौकरी को खत्म कर देगी। ये जो कौशल बना रखा है, इस कौशल को खत्म करेंगे। केवल कौशल को खत्म नहीं करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी रोजगार मिल रहा है उसको भी खत्म कर देंगे। कोई भी कच्चा कर्मचारी नहीं होगा। जो भर्ती करेंगे पक्की करेंगे, ताकि जो कर्मचारी नौकरी पे लगे वो प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम करे। क्योंकि जब उसको पूरी तनख्वाह मिलेगी तो वो भी लगन के साथ काम करेगा, प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी जो रोजाना सड़कों पे रहते हैं, हर गांव के अंदर सफाई का कर्मचारी है, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, उससे जाकर के कहो कि अब तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 3 महीने बचे हैं, तुम सत्ता में लाने के अंदर हमारी मदद करो। बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। ये जो आज आपके साथ रोजाना सड़कों पे खड़े रहने पे मजबूर करते हैं, इनको सत्ता से बाहर करो। जैसे तुम्हारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही इन कर्मचारियों को स्थायी करने का काम करेंगे, पक्का करने का काम करेंगे। आज हमें सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है, हमारी राजधानी चंडीगढ़ में है। लेकिन अगर चंडीगढ़ में हम जाते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस का एक कर्मचारी जो है घंटों घंटों तक हमें सड़क पे रोक करके खड़ा कर लेते हैं। हम वहाँ जब जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी राजधानी में आए हैं, तब हमें ऐसा लगता है हम तो पता नहीं किसी और दूसरे प्रदेश में आ गए। हमारे लिए वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। अपना राज बनाओ, हरियाणा की राजधानी भी हरियाणा में बनाएंगे, हाई कोर्ट भी हरियाणा में लेकर के आएंगे।
ओल्ड पेंशन के कर्मचारी मुझे कई बार मिले, पार्टी के साथियों को रोजाना मिलते हैं, रोजाना सड़कों के ऊपर देखता हूं, कहीं कहीं धरना देते हैं, कभी कहीं प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेसी कहते हैं हम तुम्हारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर देंगे। उन कांग्रेस के साथियों से पूछो जो ओल्ड कर्मचारी है, ये जो स्कीम थी ओल्ड पेंशन खत्म करने की कौन लेकर के आया था? हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर पेंशन खत्म की गई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को। आज वो कहता है कि मैं लागू कर दूंगा, फिर खत्म क्यों करी थी? अगर कर्मचारी साथी हमारा सहयोग करेंगे, आप उनसे जाके खुल के कह सकते हो कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे और काम पहली कलम से पहली कैबिनेट में किए जाएंगे, आपके फैसले को भी पहली कलम से पूरा करेंगे। ये 9 बातें जो मैंने आपसे बताई है, इसका फोल्डर आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। आप गांव गांव में जाओ, शहर के वार्ड में, कॉलोनियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ और लोगों के बीच में बैठ करके उनके बीच में विश्वास पैदा करो और उन्हें आश्वासन नहीं, केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। तब तक उनके साथ बैठे कर बात करो जब तक वो आप पे भरोसा ना करें। आप उसको भरोसा देकर के आओ कि हम जो बातें आपके बीच में कह करके जाएंगे इनको पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, काम का समय, धान का सीजन है, आपने समय निकाला, आप बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार फिर आकाश जी का, रणधीर जी का, धर्मपाल जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, बीएसपी का, ये बीजेपी वालों की रांद काटनी है ना, इसलिए इनका नाम ज़्यादा जबान पे। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज से अपनी जिम्मेवारी को निभाओगे अपनी जिम्मेवारी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय हरियाणा, जय जगन्नाथ।